नमस्कार दोस्तों। आज सॉल्व करते हैं 7 जनवरी 2022 के पेपर को। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगी? तो लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है और रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय 7 घंटा है। तो इसे औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल होता है दूरी बटे समय। तो दूरी है 504 बटे 7 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर में है, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, कोई बच्ची यक्ष पे है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ऊपर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई तक पहुंचती है। वाई से यक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा बतानी है। तो इसमें देखते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 50 मीटर उत्तर पश्चिम में। आगे है प्रश्न, स्लाथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को चुनिए। तो ये है, स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष जीते हैं लेकिन 50 वृक्षों पर नहीं जाते हैं। बी दिया हुआ है, स्लाथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। बी भी गलत है। सी दिया हुआ है, स्लाथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी दिया हुआ है, स्लाथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। आगे है, स्लाथ दक्षिण एवं मध्य एशिया में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी स्तनधारी प्राणी है। यह धीमी गति से चलने के लिए प्रसिद्ध है। स्लाथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं। अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर ही सफर तय करते हैं। स्लाथ का पाचन तंत्र भी उन्हीं की तरह सुस्त होता है। स्लाथ खाना भी उल्टा लटक कर खाते हैं। वे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं तथा वृक्ष पर रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। अगला प्रश्न है, जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित हैं? ए दिया हुआ है, आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। बी है, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी है, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा और डी है, भौ जल स्तर का बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका बी, वर्षा जल का रिसाव कम होगा और बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। तो बी और सी सही हो जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। तो वनों उन्मूलन का तात्पर्य उन क्षेत्रों में पहाड़ों को जलाना या काटना है। जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न स्थितियां जैसे भूजल में कमी, बाढ़, जैव विविधता का नुकसान, स्वदेशी समुदायों का विस्थापन, जलवायु परिवर्तन, भूस्खलन आदि की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक वनों उन्मूलन के कारण जलवायु परिवर्तन, जो कि इसका एक प्रमुख कारक है, के कारण वर्षण जल में कमी आती है तथा मृदा के बंधन क्षमता की अत्यधिक कमजोर हो जाती है, जिस कारण बहता वर्षा जल मृदा अपने साथ बहा ले जाता है, जिसे मृदा अपरदन की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपी गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो गोलकुंडा के मानचित्र की दिया है, 1 सेंटीमीटर की जमीन पर जो दूरी है वो 110 मीटर है। तो फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसे गुणा कर देंगे तो यह आएगा 1694 मीटर।
आगे है तो 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/100, 1/1000। और इसे सॉल्व करेंगे 1694 मीटर बराबर 1/1000 गुणे 1694। तो इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 1.694 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। डी सही हो जाएगा। मिजोरम राज्य की सीमाएं भारत की 3 राज्यों असम, त्रिपुरा और मणिपुर से लगी हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगी है। यह भारत का 23वां राज्य है और इसे राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 में मिला था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा या पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल कर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती कितनी जमीन मिलेगी? तो यह होता है मिजोरम में। आगे है, भारत के मिजोरम राज्य में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकाल कर यह निश्चित करती है किस परिवार को उस वर्ष खेती की कितनी ज़मीन मिलेगी, क्योंकि यहाँ ज़मीन किसी विशेष व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी ग्राम सभा की होती है। अगला है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तो हो जाएगा नेपाल का। तो नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोमोलंगा कहते हैं। यह दोनों देशों के मध्य फैला हुआ है, लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जाता है। ए है प्लास्टर ऑफ पेरिस में परत बनाना, बी है मोम का घोल बनाना, सी है दूध से पनीर बनाना और डी है गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। तो इसमें हो जाएगा मोम का घोल बनाना। आगे है इसमें, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। प्रयुक्त विकल्प में मोम को पिघलाकर घोल बनाने के बाद उसे पुनः ठंडा करने पर वह अपनी जैसा हो जाएगा, अतः यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जबकि पनीर फिर से दूध नहीं बन सकता, बायोगैस भी गोबर में परिवर्तित नहीं हो सकता तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के बाद अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है, वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए हुए विशिष्ट लक्षणों को पर विचार कीजिए। तो ये है, वृक्ष की लटकी शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बी है, जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। सी है, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। सी है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना और डी है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो इसमें हो जाएगा ए भी सही है, सी और ई सही हो जाएगा। तो इसमें होगा ए ऑप्शन सही होगा। इसमें व्याख्या देखते हैं, बरगद को मूलतः बट या वट के नाम से जानते हैं। यह एक सपुष्पक वृक्ष है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह मेरेसी या शहतूत कुल का पेड़ है। इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालेसिस है। इस वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। इन जड़ों द्वारा वृक्षों को मजबूत खंभों की भांति सहारा दिया जाता है तथा इसकी लटकती जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। अगला है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत वर्षा होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई हुई है? तो यह हो जाएगा मनाली, हिमाचल प्रदेश से। मनाली हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उत्तरी छोर
पर स्थित एक नगर है। यह एक पहाड़ी इलाका है जहां अत्यधिक बारिश और बर्फ पड़ती है। मनाली अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के अलावा हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कायाकिंग आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। मनाली व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। इसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? तो ये हो जाएगा दूध, सब्जियां, पालक और फल। स्वस्थ रहने के लिए शरीर को विटामिन एवं मिनरल्स की आवश्यकता होती है। दांतों एवं हड्डियों की कमजोरी कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होती है। यह कमी हम दूध, सब्जियां, पालक तथा फल से दूर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन हुआ है, प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। तो बहुत सारी रानी मक्खी नहीं होती हैं, एक रानी मक्खी होती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी दिया हुआ है, प्रत्येक छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ होते हैं। सी है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जो शहद के लिए फूलों पर रस एकत्र करती हैं। डी दिया हुआ है, काम करने वाली मक्खियाँ न हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता। ई दिया हुआ है, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता होते हैं। तो इसमें हो जाएगा, इसमें ए भी सही है। ए, बी, सी और डी ये वाला सही होगा। आगे है, नहीं, ए नहीं सही होगा क्योंकि प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं। तो प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। तो ए गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, सी और डी। डी ऑप्शन सही होगा। आगे इसमें मधुमक्खी कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी के प्रत्येक छत्ते में एक रानी, कई हजार श्रमिक तथा 100 से 200 नर होते हैं। रानी मधुमक्खी का कार्य अंडे देना। अच्छे पोषक वातावरण में एक इटालियन जात की रानी मधुमक्खी एक दिन में 1500 से 1800 अंडे देती है तथा देसी रानी मधुमक्खी करीब 700 से 1000 अंडे देती है। इसकी उम्र औसतन 2 से 3 वर्ष होती है। रानी मक्खी के अलावा छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। यदि काम करने वाली मक्खियाँ न हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। इनके छत्ते में हमें मोम भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई इस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती हैं। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। ए ऑप्शन है, शरीर का शल्कों से ढका होना। बी है, भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। सी है, अंडे देना। डी है, जहरीला होना। इसमें हो जाएगा अंडे देना। आगे है, उपर्युक्त विकल्पों में केवल अंडे देना ऐसा लक्षण है जो सभी दिए गए जंतुओं में पाया जाता है। इनमें कछुआ, अजगर तथा छिपकली सरीसृप वर्ग के हैं। मधुमक्खी एक कीट है जबकि बाज एक शिकारी पक्षी है। अगला है, केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन दिया हुआ है, ये जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ए सही है। बी दिया हुआ है, ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है। बी आपका गलत है। सी दिया हुआ है, ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। सी भी सही है। और ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। तो ये हो जाएगा, तो ये महंगी नहीं होती है। और ई दिया हुआ है, रसायनों, पीड़क नाशियों या कीटनाशकों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। तो ई भी गलत है। इसमें हो जाएगा ई, बी और सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है।
केंचुआ बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। ये एनेलिडा संघ के प्राणी हैं जो जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। केंचुआ पृथ्वी के अंदर लगभग 1 फुट की गहराई तक रहता है। ये मृत पत्तियां और पौधे खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है क्योंकि यह अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। केंचुआ को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एवं उत्तम एवं सस्ता जैव उर्वरक है। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ए है गतिविधि आधारित शिक्षा, बी है रटना सीखना, सी है पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा और डी दिया हुआ है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। तो इसमें डी और ए सही हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षा और सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, डी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान से जोड़कर देखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति इसकी गतिविधि आधारित शिक्षा एवं सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी के कारण होती है। छोटे बच्चों में सीखने, याद रखने और जानकारी का प्रतीक बनाने और समस्याओं को हल करने की क्षमता सामान्य स्तर पर होती है, जैसे चेतन और अचेतन प्राणियों में भेदभाव करना या कम संख्या वाली वस्तुओं की पहचान करना। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ए है बच्चों को अपने स्वयं से सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहन करना, बी है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, सी है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बच्चों में उन क्षमताओं को विकसित करना जिससे वह अपने आसपास के समस्त भौतिक और जैविक परिवेश के प्रति अपनी समझ को विकसित कर सकें। उन्हें स्वयं से सीखने, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने तथा ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना आवश्यक है, जिससे वे सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक विभिन्नताओं और जटिलताओं को समझ सकें। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। बी है रचनात्मकता विकास करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। सी है ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है। और यह डी है यह शिक्षण आधारित है। तो इसमें ए सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। एनसीएफ 2005 में पर्यावरण अध्ययन के लिए प्राथमिक स्तर पर यह विचार किया जाता है कि बच्चों को उनके परिवेश की वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाया जाए जिससे वे उससे जुड़े उनके प्रति जागरूक हो सकें, उनके महत्व को समझें और प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को समझ सकें। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। रटना सीखना, बी है सम्मित आधारित सीखने का स्तर, सी दिया हुआ है अवधारणाओं का विवरण, डी है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर और इसमें हो जाएगा डी सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को उनके ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर देना मुख्य चुनौती है क्योंकि बिना अवसर मिले वह अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ए दिया हुआ है वाद विवाद का प्रावधान, बी है अनुभवात्मक सीखना, सी है कहानियाँ, डी है तथ्य और सूचना। तो इसमें हो जाएगा ए, बी और सी सही हो जाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन
सही होगा। आगे है बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में वाद विवाद, अनुभवात्मक अधिगम, कहानियाँ, खेल, कविताएं, प्रयोग, प्रोजेक्ट, सेमिनार, कला, खोज एवं निबंध, क्षेत्रीय परीक्षण आदि को प्रयोग में लाया जाता है, जिससे बच्चों के बौद्धिक स्तर का विकास हो एवं जो अच्छा कर सके उन्हें और अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है, तो उप विषय ए दिया हुआ है परिवार और दोस्त, बी है आश्रय, सी है पौधे और डी है यात्रा। तो इसमें पौधे हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन ईवीएस को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए इनमें 6 मुख्य विषय हैं। 1 है परिवार और मित्र, 2 है भोजन, 3 है आश्रय, 4 है पानी, 5 है यात्रा और 6 है चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं सम्मिलित है। जबकि पौधे इन मुख्य विषय के अंतर्गत एक उप विषय है। अगला प्रश्न है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ए है ईवीएस एक सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, बी है वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, सी है प्रयोग के द्वारा, डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा। इसमें आपका ए भी सही है, बी और सी तीनों सही है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक और प्रभावी सार्थक शिक्षा प्राप्त करने के लिए माना जाता है कि शिक्षक को इन जैसे कार्यों को करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जैसे ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, वास्तविक संवाद एवं वृत्तांत के द्वारा, प्रयोग के द्वारा जिससे छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चों को उपयुक्त माध्यमों से सार्थक सीख दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का क्या मतलब है। तो ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना है। बी है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना। सी है उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना। डी है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़ना। तो इसमें डी सही हो जाएगा। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिक का मतलब अध्ययन सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। पर्यावरण अध्ययन सदैव अवलोकन से प्रारंभ होता है। इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर स्वयं समस्या का समाधान करें एवं खोजबीन करें और गतिविधियों में सक्रिय भाग लें। अगला प्रश्न है, भोजन विषय के मुद्दों विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकता है यदि ए है मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाएं, बी है प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाए, सी है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं और डी है पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं जब भोजन के मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और रचनाएं आयोजित की जाती हैं। इसमें इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण प्राप्त होता है तथा प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी में संवाद कौशल का विकास होता है। अगला है, ईवीएस सीखने के लिए कौन सा सबसे अच्छा संसाधन है। ए है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, बी है स्कूल पुस्तकालय, सी है ट्विटर और डी है फेसबुक। तो ये हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। ईवीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। विभिन्न प्रकार के शिक्षण संस्थानों, पार्कों, संग्रहालयों, जल निकायों और समुदाय के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करके अवलोकन करने के अवसर दिए जाने चाहिए। यदि अधिगम कक्षाओं की दीवारों के बाहर होता है तो अधिगम की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगला है, जल थीम के संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि ए है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बी है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, सी है संरक्षित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है और डी है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसमें ए, बी और सी सही हो जाएगा।
आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे है इसमें, शिक्षकों द्वारा बच्चों को जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए रोल प्ले आयोजित करना, उनके बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित करना, संरचित क्षेत्रीय भ्रमण आयोजित करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इससे बच्चे कक्षा के बाहर अपने परिवेश से सीखेंगे। अगला है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं। बी है, वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं। सी है, वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं। और डी दिया हुआ है कि शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषय के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन करते हैं। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ए, बी, सी और ए, बी और सी सही है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में ईवीएस एक सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं होती हैं, क्योंकि वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करती हैं, साथ ही अपने पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि वह सीखने का समृद्ध स्रोत है। ईवीएस अधिगम बच्चों को स्थानीय एवं व्यापक पर्यावरण के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों की समझ का पता लगाने, जांच करने और विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु क्या है? ए है सीखने के लिए आकलन, बी है सीखने का आकलन, सी है सीखने के रूप में आकलन और डी है औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो ये हो जाएगा सीखने के लिए आकलन। सीखने के सुधार में आकलन में सीखने के लिए आकलन छात्र के प्रदर्शन के मूल्यांकन के चरणों में से एक है। यह अधिगम की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से जानकारी एकत्र करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, जो छात्र के अध्ययन को सुगम बनाने और निर्देशों को बेहतर बनाने में मदद करता है, जबकि सीखने के रूप में आकलन स्व आकलन के लिए होता है। अगला है, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ए है सीखने के रूप में आकलन, बी है सीखने के बारे में आकलन, सी है सीखने के परिणामों का आकलन और डी है सीखने का आकलन। इसमें हो जाएगा ए सही, केवल ए बस सही है, सीखने के रूप में आकलन। जो भी बच्चे अधिगम कर रहे हैं वे स्वयं के कार्य को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखकर स्वयं की कमियों को जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें दूर करने की भी कोशिश करते हैं। जो छात्र अपने सहपाठी छात्रों के अधिगम में फीडबैक प्रदान करते हैं वह आकलन सहपाठी आकलन कहलाता है, जैसे सीखने के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है। ए है रूब्रिक, बी है पोर्टफोलियो, सी है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और डी है प्रेक्षण पत्रक। ये हो जाएगा पोर्टफोलियो। ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। इसमें शिक्षक पोर्टफोलियो का उपयोग कर रहा है। विद्यार्थी द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थियों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। आपके 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।